देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, पाकिस्तान पर 13 जमातों की मुश्तरक हुकूमत कायम है। इन जमातों की अक्सरियत हुक्मरानी का तजर्बा रखती है, लेकिन पाकिस्तान की जो मईशत है वो तबाही के दहाने पे खड़ी है और अवाम महंगाई और बेरोजगारी के गड्ढे में मुसलसल गिरते जा रहे हैं। कौमी सियासत के अमराज बिगड़ते चले जा रहे हैं। यूं तो हर तरफ पार्लियामान की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी के डंके बजाए जा रहे हैं, लेकिन अमनन न आइन के मुताबिक ताकतवर इदारे हुक्मरानी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ना ही कोई सियासी कुव्वत हकीकी मायनों में एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज कर रही है। फैसलों का असल मरकज किस ताकत के पास है, इसका सबको इल्म है। इसके बावजूद पार्लियामान और अदलिया आमने सामने खड़े हैं। कल भी ख्वाजा आसिफ ने अदलिया के किरदार पर बात की और क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। आप नंबर देखें, 4 लाख केसेस पेंडिंग है। ये हमारी अदलिया का हाल है। मातम करने का टाइम है इनका, उनका जो है। और बातें इतनी बुलंदो बांग दावे, वो क्या कोई कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में, इस तरह वो बातें करते हैं। ये मुकदमे तो निपटाएं, उसके बाद हमसे भी दस्तों गिरेबान हो लें। अल्लाह ताला ना करे वो ऐसी नौबत आए। दूसरी जानिब इलेक्शन के हवाले से जारी मुज़ाकरात में कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ सकी, लेकिन सीनियर वकला अदालती फैसले की हिमायत पर कमर बस्ता दिखाई दे रहे हैं। पंजाब और केपी में इलेक्शन के हवाले से जारी बहस पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वकील एतजाज अहसन ने इलेक्शन की तारीख के हवाले से बात करते हुए कहा कि हुकूमत को होश में आना चाहिए और इलेक्शन तो लाजमी होगा, चाहे कुछ भी हो। जो तारीख सुप्रीम कोर्ट देगी, इलेक्शन उसी तारीख पर होगा। साथ ही साथ आज कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, सियासी जमातों को मुज़ाकरात के लिए कोई हिदायत नहीं की है। 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म बरकरार है। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना दिया है। लेकिन एतजाज हसन साहब भी इस हवाले से क्या कह रहे थे, आइए वो सुनते हैं। इसको ह्यूमनली इम्पॉसिबल बना दिया, ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि 14 दिनों में आप सारी लिस्टें भी पहुंचाएं, पोलिंग स्टेशन भी सामान पहुंचाएं, सारा कुछ। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए तो ये जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट 14 दिसंबर की जगह कोई और तारीख 14 मई दे दे, 14 मई की जगह कोई और 24 मई कर दे, 3 अप्रैल कर दे, 13 अप्रैल कर दे। ये सुप्रीम कोर्ट, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आज इलेक्शन होने, इस दिन होने। तमाम तर अदालती कार्रवाइयों के बरक्स हुकूमती अज़ाइम से बिल्कुल दिखाई नहीं देता कि वो किसी भी सूरत लेकिन इलेक्शन के इनेकाद पर तैयार है। इलेक्शन के हवाले से मुसलसल यू टर्न लेने के बाद हुकूमत बहुत मुश्किल से मुज़ाकरात की मेज तक तो आ गई है, मगर जो बयानात हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से सुनाई दिए वो कुछ और ही इशारे दे रहे हैं। कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि ये इलेक्शन में अपनी हार से डर रहे हैं और इसके लिए आइन को तबाह करने पर तुले हुए हैं। इस हवाले से वो मजीद क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, हमारा मुल्क एक फैसला कुन तारीख के मोड़ पे खड़ा है। एक माफिया ने हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है, क्योंकि तारीखी महंगाई और अब बेरोजगारी हो रही है पाकिस्तान में। इलेक्शन हारने से ये डर रहे हैं और क्योंकि ये इलेक्शन की शिकस्त से डर रहे हैं, ये पाकिस्तान का आइन तबाह करने पर तुले हुए हैं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहे हैं। हर किस्म की ये चीफ जस्टिस के ऊपर और जजेस के ऊपर हर किस्म की उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दूसरी जानिब एक तरफ ये सारे मामलात हैं वहाँ, जहाँ दूसरी जानिब ये कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यानी कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो अपने हम मनसब से शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के शाइये में रात 9 बजे यानी कि अब से कुछ देर बाद मिलेंगे भी और साथ ही जी कर रहे हैं।
इसके अलावा साबिका हुकूमत में भारतीय दौरों पर शदीद इल्जामात लगाने वाले वजीर खारजा बिलावल भुट्टो आज भारत में शंघाई ताउन तंजीम की मुनासबत से होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भारत में मौजूद भी हैं। सवाल ये उठता है कि क्या हमारी कश्मीर पॉलिसी तब्दील हो गई है, क्योंकि भारत ने तो कश्मीर के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के बाद 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ है और हमारी ज़बानी कलामी हिमायत का कश्मीरियों को कोई फ़ायदा नहीं है। तमाम तर खतरात के पेश गोइयों के बावजूद अदालती दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अदालतों पर हाजिरी पर मिस्र हैं। दूसरी सूरत में उनकी ज़मानत खारिज करने की बातें भी की जा रही हैं। सवाल ये कि अगर खुदा न खास्ता कोई सानिया रोनुमा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से आज इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, जिसमें उनका ये कहना है कि उनके खिलाफ रेफरेंस साबिक चीफ ISI के जनरल फैज हमीद से भी ऊपर से आया था। इससे सवाल ये पैदा होता है कि जजेस के इख्तिलाफात का फायदा किसके हक में था। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें नहीं मालूम था, हम समझते थे कि जी मुल्क में इंसाफ हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि इन मकासद के पीछे तो मामलात कुछ और ही थे। सो दिस इज अगेन अ वेरी बिग एलिगेशन एंड वी डोंट नो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ये बात कर रहे हैं तो ये किस लेवल की बात है, इस पर आज बात करेंगे। जी मेरे साथ मौजूद हैं पैनल में अमजद अली नियाजी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मोहम्मद मिर्ज़ा जावेद साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, अहमद जवाद साहब हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। कमिंग टू यू, सबसे पहले अमजद अली नियाजी साहब ये बताइएगा कि आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी किया है, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि जी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से जो रेफरेंस हमें कहा गया था और जो आया था वो जनरल फैज़ हमीद से ऊपर से आया था। तो ये ऊपर और कौन था उनके जहां से ये फैसला आया था और जिस रेफरेंस के लिए कहा गया था? अमजद अली नियाज़ी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अमजद अली नियाज़ी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अमजद साहब, आपको आवाज आ रही है? अमजद अली नियाज़ी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज। नहीं, ये तो मिर्जा जावेद साहब को मेरी आवाज जा रही है। मैं मिर्जा जावेद साहब, चले मैं मिर्जा जावेद साहब आपकी तरफ ही आ जाती हूँ। सवाल है नमीन वाल, हम अमजद अली नियाज़ी साहब को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जी मिर्जा जावेद साहब, आप ही की तरफ आ जाती हूँ। आज एक मुबैना एलिगेशन हम देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कर रहे हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से, और उन्होंने बहुत बड़ी बात की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये जो खान साहब के हवाले से जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से जो रेफरेंस आया था वो ऊपर से आया था, फैज हमीद से भी ऊपर से आया था, उन्होंने कहा। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए बात यह है कि आप किस किस की इमरान खान की बात पे यकीन करेंगे। जो इमरान खान नियाज़ी के फायदे की बात नहीं होती, वो कहता है जी मुझे जनरल बाजवा ने कहा, मुझे फैज हमीद ने कहा। तो जो उसके फायदे की होती है वो बात अपनी होती है। देख लो पंजाब असम्बलियां कहता जी जनरल ने बाजवा ने तड़वाई मुझसे। तो बात ये है कि अगर वो आया है तो ये वज़ीर-ए-आज़म किस चीज का था, ये वज़ीर-ए-आज़म किस चीज का था, इसकी अपनी सोच क्या थी, इसका अपना विजन क्या था। अगर इन्होंने लोगों की बात पे यकीन करना है और लोगों के कहने पे इन्होंने सारे काम करने में, जो कोई कहेगा या जो ऑर्डर आएगा ये करेगा, तो इसका क्या फायदा था। तो इसलिए इमरान खान नियाज़ी हर बात पे यू टर्न लेता है और उसका जो सोशल मीडिया, जो उसके फायदे की बात नहीं होती, जो कौम को नुकसान पहुंचाने की होती है, एक टारगेट आता है जी इसको आपने गरदार कह देना है, आपने इसको ये कह देना है। तो ऐसी बातें नहीं है, ये मुल्क चलाना होता है। ये असम्बलियों में देखें बहुत बड़ी गलती इन्होंने कि कौमी असम्बली से भी फारग हो गए, पंजाब से भी फारग हो गए और KPK से भी फारग हो गए, और अभी कहते हैं कि जी जल्दी इलेक्शन करवाएं और इतना खर्चा कौम बर्दाश्त करे। भाई जी अगर इतना आपने असम्बलियां तोड़ी हैं तो फिर आप खर्चा भी बर्दाश्त करें। तो जी अगर दोबारा 2/3 अक्सरियत ना आई, इसके म्यार के मुताबिक ना आई, तो फिर वैसे ही करेगा। पहले कितनी तारीफें करता था ये हर जनरल का नाम लेकर। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। जी जी, तो कैसे करता था, जनरल की हर बात पे इनका ट्वीट चलता था, ये है ये बहुत मुखलस है। अगर नून लीग की तरफ से कोई आवाज आती थी तो कहता था ये गरदार है।
तो भाई आज उसी फौज को ये क्या कह रहे हैं, इसी अदलिया को ये पहले क्या कहता था, आज अदलिया ने इसके हक में फैसले दे दिए हैं। तो इमरान खान न्याजी साहब उस अदलिया के साथ हैं। जो जज इसके हक में नहीं होता वो हर लिहाज नाल ही अच्छा नहीं है। वो मुल्क का गिरदार भी है, वो मुसलमान भी नहीं है, हर चीज है। जो चोर डाकू इसकी तरफ आ जाता है वो आबे जमजम से पाक हो जाता है। इन्होंने जो वजीर अपने या जो लिए हैं, आज देखें वही बातें करते हैं और अवाम उनकी बातें जो ये असेंबली में करते थे उनकी बातें वापस दोबारा में कर रहे हैं। तो इमरान खान न्याजी साहब को कुछ थोड़ा सा सोचना चाहिए, खुदा के लिए, इस मुल्क के लिए सोच लें। ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेकर जा रहे हैं, मुल्क का सुकून, इकॉनमी, हर चीज बर्बाद कर रहे हैं। तो इमरान खान न्याजी इंशाल्लाह देख लेंगे, 2-4 दिन में इससे भी यू टर्न ले लेगा। ठीक हो गया है। अहमद जवाद साहब आपकी तरफ आऊंगी। अहमद साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? अहमद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। अहमद साहब आपकी तरफ आऊंगे। अहमद साहब, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि साबका हुकूमत पे भारी दौरों पे शदीद इल्ज़ाम लगाए जाने वाले वजीर खारजा आज जी शंघाई ताउन तंजीम की मुनासबत से होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भारत में मौजूद हैं। ये वही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं जो माजी में बहुत क्रिटिसाइज करते थे और इनकी जमात और नून लीग दोनों के जी इमरान खान साहब जब बात करते थे फ़ोन कॉल की या भारत से आगे रवाबित बढ़ाने की, तो बहुत ज़्यादा, फिर अभिनंदन वाला वाक़या हुआ, हमने उसको खैर सगाली के तौर पे वापस किया, तो उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा माइंड किया, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म का और बैकलैश आया। लेकिन अब वो खुद वहाँ पे मौजूद है, ना सिर्फ वो मौजूद है बल्कि पाकिस्तान से कुछ सहाफ़ी भी वहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त गोवा में, बाकायदा तौर पर उनको भी भेजा गया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, हाउ डू यू एनालाइज इट? और सेकेंडली ये जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट आज दिया है कि जी काजी फाइज ईसा से जवाब लेना जो था वो हमने नहीं लिया, हमें तो ये बताया गया था कि कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए उनसे जो है वो जवाब लेना है, बाद में अंदाजा हुआ कि मकसद कुछ और था। जी देखिए रिता, जहाँ तक बिलावल जरदारी भुट्टो का ताल्लुक है, अब इस पे मैं क्या कहूँ कि एक ऐसा शख्स जो कि अपने नाना प्राइम मिनिस्टर या अपनी माँ प्राइम मिनिस्टर की विरासत की बुनियाद के ऊपर आज इस मुल्क का वजीर खारजा बन चुका है, वेरी ट्रू, और उसकी और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उसने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया। लेकिन इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि 2 से 80 खानदान जो हैं वो अपनी सियासी विरासत जो है वो इस मुल्क के ऊपर और अवाम के ऊपर मुसलसल मुसल्लत कर रहे हैं। और उसके साथ साथ दूसरी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के अंदर कुछ मुक्तदर हलके जो हैं वो इस किस्म की सियासी विरासत की हिफाजत के लिए भी आ जाते हैं, और आज बिलावल को जो है एक मुस्तकबिल के प्राइम मिनिस्टर का इमेज देने के लिए हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं। इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी इंडिया जाके, मैं नहीं समझता कि उसकी कोई इतनी रेलेवेंस है। एक इम्पॉर्टेंट जरूर फोरम है शंघाई फोरम, जिसमें एक रीजनल फोरम है और पाकिस्तान की उसमें पार्टिसिपेशन जरूरी है, होनी चाहिए। ये हमारे मुल्क का वजीर खारजा है इस वक्त, तो जाहिर है कि उस पोजीशन में वहां पे है। दूसरी जो चीज आपने कही कि काजी ईसा फाइज के हवाले से इमरान खान की जो स्टेटमेंट है, देखें ये तो एक बड़ा छोटी सी बात है, लेकिन असल चीज तो ये है कि इस मुल्क के अंदर वो कौन सी कुव्वतें हैं जो कि अदलिया के ऊपर भी अपना इन्फ्लुएंस रखती हैं, वो कौन सी कुव्वतें हैं जो कि पार्लियामेंट के ऊपर भी रखती हैं। अगर पार्लियामेंट में कोई सेनेट का इलेक्शन है या अदम एतमाद का वोट है, या किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, किसको नहीं बनाना, किसकी हुकूमत होनी चाहिए, किसकी हुकूमत नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को क्या फैसले करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए ये असल जो सवाल है इस वक्त कौम के सामने, वो तो ये है कि क्या कोई एक हल्का या एक इदारा जो है वो इतना इन्फ्लुएंस अगर इस्तेमाल करेगा तो इस मुल्क का जो हाल आज है, आज की तारीख में पाकिस्तान की करेंसी जो है दुनिया की बदतरीन करेंसी है।
ये श्रीलंका से भी नीचे गिर गई हुई है। पिछले यानी 2023 की इसको बदतरीन करेंसी का यानी श्रीलंका से भी गई गुजरी करेंसी, और एक साल के अंदर 100 रुपया जो है डॉलर के अगेंस्ट जो है वो उस नीचे गिरा है। ये शायद पता नहीं इस मुल्क के अलावा शायद दुनिया का भी रिकॉर्ड हो कि इतनी तेजी से पाकिस्तान का रुपया नीचे गिरा है। अब आप ये देखें कि ये रजीम जो है, जिसको रजीम चेंज और इंपोर्टेड हुकूमत मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, ये कैसे आए? ये आज जिस तरह से हुकूमत के वुजरा, खासतौर पे ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीरों जो हैं तकरीरें, उनको मीडिया पे बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है, जो कह रहे हैं कि 4 लाख केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। बड़ी अच्छी बात है, आपने ये पॉइंट आउट किया। आई विश कि जब 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जो आपको सूट करता था, उस वक्त भी कह देते ये आप कि 4 लाख केसेस जो है पेंडिंग है। रात के 12 बजे उस वक्त आपको नहीं ये ख्याल आया, लेकिन आज आपको क्यों ख्याल आया? आज मैं बता देता हूं आपको क्यों ख्याल आया। आज इसलिए ख्याल आया कि आज आपको पता है कि आपकी सियासी मौत इलेक्शंस में है। आज आपको पता है कि आपको अवाम की नफरत का सामना करना पड़ेगा इलेक्शंस में, तो आप कहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शंस ही ना हो, और आप आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करके आप कानून और आइन की धज्जियां उड़ाते हैं। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी भी दुनिया के महज़ब और जमहूरी मुल्क के अंदर आइन की तशरीह का हक पार्लियामेंट के पास नहीं है। आइन की तशरीह का हक सुप्रीम कोर्ट के पास है। ट्रू। पार्लियामेंट के पास जो हक है कि आप उसमें तरमीम करना चाहते हैं, उसका भी तरीकाकार लिखा हुआ है। आप कोई बिल पास करना चाहते हैं, उसका भी तरीकाकार लिखा हुआ है। आप उस तरीकाकार को नहीं बाईपास कर सकते। एक चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट का है, उसकी क्या अथॉरिटी है, वो भी इस मुल्क के आइन और कानून ने दी है। आप ये फैसला नहीं कर सकते कि एक बेंच के अंदर 3 जज होंगे, 5 होंगे या फुल होंगे। ये आपका राइट नहीं है। आपका जो काम था एक हुकूमत के तौर पे, आप वो तो अदा कर नहीं सके। आपको 4 लाख जो हैं वो केसेस आज याद आ गए, लेकिन आपको यह भी पता है कि आपने 1 साल में इस मुल्क का क्या हाल किया। आज इन्फ्लेशन 50% से ऊपर जा चुका हुआ है। आपने जो करेंसी का हाल किया है, आप आज जो 150 रुपए का पेट्रोल लीटर था, वो आज किस कीमत पे पहुंच चुका हुआ है। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो है इस मुल्क में जिस तरह से पिस रहा है, इसकी तो पाकिस्तान की तारीख में कोई 1 साल की इतनी बदतरीन कारकर्दगी जो है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आपको जो काम दिया गया है, या आपको एक खास तरीकाकार से यह हुकूमत दी गई, चलें आप वही कम अज कम करके दिखा दें। आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें ये है तो इसमें वो है। जो पिछली हुकूमत एक गरीब आदमी के लिए हेल्थ कार्ड दे के गई, आपने वो भी बंद कर दिया। आपने गरीब आदमी के लिए हर चीज जो है बंद कर दी। अगर कोई पनाहगाह चंद एक खुल गई थी कि जहां पे गरीब आदमी जो है वो वहां पे पनाह ले सके, आपने उसको भी बंद कर दिया। अगर एक अच्छा काम शुरू हुआ था कि कोई भूखा नहीं सोएगा एक अच्छा प्रोग्राम था हुकूमत की तरफ आपने से, उसको भी बंद कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने हर अच्छा काम जो कि गरीब आदमी के लिए था वो उसको बंद कर दिया। और आज आपको सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ प्रॉब्लम इसलिए है कि आपको पता है कि इलेक्शंस आपकी सियासी मौत है। आप एक सियासतदान होते हुए इलेक्शन से भाग रहे हैं। हमने ये तो इस मुल्क में देखा था कि मिलिट्री डिक्टेटर्स इलेक्शन से भागते हैं, जैसे कि ज़ियाउल हक जो है वो 90 रोज का कह के 11 साल तक नहीं उतरा जब तक कि उसका प्लेन जो है वो नीचे जमीन पे नहीं गिर गया। इसी तरह से आज एक सिविलियन सियासतदान, एक सिविलियन गवर्नमेंट और वो 2 बड़ी जमातें जो पिछले 50 साल में जमहूरियत का नाम लेती रही हैं, आज वो इलेक्शन से भाग रही हैं। उनके साथ 12-13 और पॉलिटिकल पार्टीज जिनको पता है कि हम अवाम के पास जाएंगे तो हमें जूतियां पड़ेंगी, इसलिए वो इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते। ठीक हो गया है, ये तोजीहात है। राइट। आज इस मुल्क की स्टेबिलिटी जो है वो सिर्फ इसकी सॉलिडेरिटी, इसकी सालमियत सिर्फ इलेक्शंस में है। उसी तरह से जैसे तुर्किया के अंदर सदी का बदतरीन जलजला भी आता है, बिल्कुल ऐसा ही है। और 14 में 20 साल से अर्दोगान जी 20 साल से अर्दोगान वहां पे हुकूमत में, इसके बावजूद उसके और इस वक्त वो शायद
पता नहीं जीत सकता है कि नहीं, क्योंकि दोनों 50-50 चांस है। एग्जैक्टली इसके बावजूद वो इलेक्शंस में करवाने 14 मई को इलेक्शंस अवाम, बिल्कुल हाँ, अवाम इंतखाब करेगी, बिल्कुल ऐसा ही है। उससे वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, तुर्की को नुकसान नहीं होगा, चाहे अर्दोगान की हुकूमत आए या कमाल की हुकूमत आए। इसलिए कि आप अवाम को ये हक दे रहे हैं कि वो डिसाइड करें किसने हुकूमत करनी है। इसलिए ऐसी कौमें और ऐसे मुल्क और ऐसे मुआशरे तरक्की करते हैं। लेकिन जिस मुल्क और मुआशरे के अंदर चंद लोग ताकत के बलबोते के ऊपर इलेक्शंस का फैसला करते हैं, वजीर आजम का फैसला करते हैं, सियासी मोहरों का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उस मुल्क का हाल यही होता है जो आज इस मुल्क का हाल इस वक्त हो चुका हो। वेरी अनफॉर्चुनेटली, वेरी ट्रू। बिल्कुल, डिस्पाइट दिस के पॉपुलैरिटी में काफी वाज़े कमी आई है तुर्की के सदर की, लेकिन उसके बावजूद 14 मई को वहाँ जनरल इलेक्शंस है। यू आर राइट। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सदी का बदतरीन ज़लज़ला आया है। खैर मैं तो देख कर आई हूँ, तो वहाँ हालात बहुत ख़राब है, उसके बावजूद वहाँ इलेक्शंस उनकी हुकूमत करा रही है। देन दैट्स द क्रेडिट ऑन देम। आगे बढ़ेंगे जी। अमजद अली नियाज़ी साहब आपकी तरफ जाऊंगी। अमजद साहब, आपको अब मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। अमजद अली नियाज़ी साहब, मेरा सवाल आपसे पहला यही था, चूंकि आपको उस वक्त आवाज़ नहीं आ रही थी, तो आई मूव्ड ऑन विद माय अदर गेस्ट। काजी फाइज ईसा के हवाले से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, बड़ा इंकिशाफ किया है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और उन्होंने कहा है इस बारे में कि जी हमें तो बताया जाता था कि कानून सबके लिए बराबर है, और काजी फाइज ईसा से भी इसीलिए जवाब लेना है। बाद में हमें अंदाजा हुआ कि इसका मकसद कुछ और था, लेकिन जो रेफरेंस था उनके खिलाफ वो फैज हमीद साहब से, यानी कि उस वक्त के DGI है, उनसे भी ऊपर से आया था। ऊपर से आया था कौन ऊपर से और फैसला कर रहा था? उससे आप खुद अंदाजा लगे फैज हमीद से नंबर 1 कौन था। आपको अगर नहीं पता तो फिर मतलब हैरत की बात है। नंबर 1 और नंबर 2 क्या होता है? नंबर 1 बाजवा साहब थे, नंबर 2 फैज हमीद साहब थे, तो लाजमी बात है नंबर 1 की तरफ से आया तो यकीनन खान ने तो वजाहत कर दिया अगर किसी की समझ में ना आए तो। और जो खुद खान साहब ने बताना चाहा था, कौम के सामने जो हकायक रखे हैं, तो वो रख दिए कि पाकिस्तान में जो है वो इश्यूज कैसे उजागर होते हैं और कैसे फिर सेटल भी हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान में लम्हा फिक्री है कि आप किस तरफ पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं। कि आप पाकिस्तान को एज ए डेमोक्रेटिक पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी की तरफ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वैसे तो ये निज़ाम अब गल सड़ चुका है, इसमें मुकम्मल तौर पे ओवरहालिंग चाहिए, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ प्रिवेल कर सके और पाकिस्तान की एक हिम्मत मुकर्रर हो जाए कि हमने इस पाकिस्तान को अलामा का पाकिस्तान बनाना है, कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाना है। और फिर हर एक इदारा हमारे लिए मोहतरम है। ये नहीं कि हम इदारों को क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, जो इदारों को बैच करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि हर इदारा रूल ऑफ लॉ के नीचे अपनी जिम्मेदारियां पूरे करे, और चाहे पार्लियामेंट है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, चाहे मुकन्ना है, हर एक अपने अपने डोमेन में पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए और पाकिस्तान के लिए काम करें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वर्क फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर जो जज़ा और सज़ा का सिस्टम है, इसको जितना मजबूत करेंगे पाकिस्तान उतना बेहतर होगा। क्योंकि वो ममालिक जहाँ आज जिन्हें आप डेवलप कंट्री कहते हैं, तो उनमें वजह क्या है कि वहाँ पे चाहे किसी भी सतह पे बैठा हुआ शख्स है, अगर उस पर कोई क्वेश्चन मार्क आता है तो वो आंसरेबल होता है, और अगर वो गिल्टी है तो वो स्टेप डाउन करते, ना सिर्फ स्टेप डाउन करते बल्कि सब कुछ खो देते हैं। और वो एक वक्त में उसकी पोजीशन ये होती है कि वो पूरी जिंदगी से भी तंग आ जाता है, क्योंकि सोसाइटी भी उसको कंडेम करती है। यहाँ पे बड़े बड़े लूट मार खान जो है वो चाहे 10% चलाते रहें, चाहे यहाँ से पैसा खा के बाहर जाते रहें और कहें कि जी हमें तो ऐसे ही पनामा में कामा पे जो है वो जो है हमें नायल कर दिया गया, और आज जमहूरियत का भी अलग रास्ते हैं, और जमहूरियत के ऊपर जब दर्द देते हैं तो बड़ी हैरत भी होती है कि हम शख्सियत परस्ती में पाकिस्तान के अंदर एक पोलराइजेशन की तरफ चले गए हैं, जहाँ पे
हम करप्ट को करप्ट नहीं कह पा रहे इस वक्त, चाहे वो मीडिया है, चाहे हमारे कुछ सोसाइटी के अंदर जो कुछ लोग हैं, वो आज भी अगर उनको इन अपने मसनदे इक़्तिदार पे बैठा हुआ देख रहे हैं, ये हमारी बुनियादी कमजोरियां हैं। अच्छा, इसमें अफजल अली नियाज़ी साहब एक और भी चीज़ है। एक तो ये सवाल है, दूसरा ये कि कल अब तो लग गया है सुबह जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने का केस जो है वो कल समाअत के लिए मुकर्रर है 11:30 बजे, क्योंकि पहले भी कहा था कि मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर वाज़ेह अहकाम दिए थे कि जी मुज़ाकरात के लिए हम फोर्स इन नहीं कर सकते, बट यस आइन पर अमल होगा। और आइन का मतलब 224 आर्टिकल जो वो तो क्लियर है 90 दिन में इलेक्शन का, जैसे ही असेंबली तहलील होती है उसके बाद। सो फिर कल अगर कोई फैसला आता है तो कोई बड़ा आप देख रहे हैं कि हालात जाएंगे पाकिस्तान में, क्योंकि हुकूमत तो बहुत ही क्लियर है, वो तो कह रही है कि हम आइन को नहीं मानते, हम तो अदलिया को भी नहीं मानेंगे, चीफ जस्टिस को भी नहीं मानेंगे भाई, क्योंकि अब तो ये बात हो रही है कि चीफ जस्टिस को बुलाओ पार्लियामेंट में। अब इस किस्म की बातें सुनने में आ रही है ना, जबकि 9 अप्रैल को जब खुशी खुशी पार्लियामेंट हासिल करनी थी तो सारे भंगड़े डल रहे थे, खुश थे 1 साल पहले, और आज कह रहे हैं कि हम आला अदलिया को भी नहीं मानेंगे और ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भी नहीं मानेंगे। अगर तो नजरिए जरूरत को दफन करना है मुकम्मल तौर पे, फिर तो आइन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम सिविल सोसाइटी को, तमाम इदारों को, अगर नजरिए जरूरत को जन्म देना है तो फिर पाकिस्तान जो है उसकी जो रूल ऑफ लॉ है उस पर मेरे ख्याल में क्वेश्चन मार्क आएगा, और ये किसी तरीके के साथ भी मुनासिब नहीं है। फिर जिसकी लाश थी उसकी बहस का कानून होगा, और हम समझते हैं कि जब ये रवाज पा गया तो फिर अल्लाह हाफिज है इस आईने पाकिस्तान का भी, और डेमोक्रेटिक सिस्टम को फिर दफन कर दे। फिर मेरे ख्याल में जो कहा जा रहा है, जो गुलाम गर्दिशों में आवाजें आ रही हैं, वो फिर उस तरफ, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर एक अनसीन जो है वो स्टेप उठा चुके होंगे, या इमरजेंसी हो या कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो इस्लाहात के तौर पे उनको नाम दें या रिफॉर्म्स के नाम दें। फिर वही होगा पाकिस्तान में, फिर कानून नाम की चीज नहीं होगी। फिर जो जिसका बस चलेगा उतना ही वो अपने आप को, इस कानून को अपने मोम की, वो कहते हैं ना कानून, जिसमें जनरल ज़ियाउल ने कहा था ना कि मैं इसे ये जिस तरह मैं चाहूँ ये तो मोम की नाक है, जिस तरह मरोड़ लूँ, फिर वही वैसा होगा जैसा कोई चाहेगा। अच्छा, मिर्जा जावेद साहब आपकी तरफ आऊंगी, फिर मैंने एक ब्रेक पे भी जाना है। मिर्जा जावेद साहब मुझे बताइएगा कि बिलावल साहब गए में अब भारत पहुंच गए जी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए। आप लोग क्रिटिसाइज करते रहे, पीपल्स पार्टी क्रिटिसाइज करती रही, जब वजीर आजम साबिक मोदी साहब के कॉल के या मैसेज के इंतजार में होते थे, फिर अभिनंदन वाले मामले पे भी बहुत बैशिंग हुई। नाउ ही इज देयर, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ इट? जी, मैं पहले तो भाई की बात का जवाब दूंगा। जी जी बिल्कुल दीजिए। जो बार बार इलेक्शन की बात करते हैं, पहले ये बताएं कि इन्होंने पंजाब असेंबली जो अवाम ने 5 साल का टाइम दिया था, तो इन्होंने असेंबली क्यों तलील की जी? उसकी रीजन क्या थी? पंजाब में क्या मुश्किल थी? हम वोट लेकर आए थे, 5 साल के लिए आए थे, तो सिर्फ इमरान खान नियाजी ने ये क्यों काम किया? तो परवेज लाई भी नहीं करना चाहते थे। हम कोर्ट में भी गए कि जी ने असेंबलियां तोड़ने से रोका जाए, बार बार हमने कोशिश की। क्या ये मुल्क के साथ मुखलस होते तो ये असेंबलियां क्यों तोड़ते? इनका वजीर आला भी खुद थे, सिर्फ कीजिए हमें वफाक से क्यों निकाला? भाई वफाक में तो आपने जो महंगाई का आज जिम्मेदार है ये इमरान खान नियाजी है। IMF से मुआहदे किसने किए थे? मेरे भाई ने बात की है जी 1 साल में ये हो गया है। अगर ये बार बार बाजवा की बात करते हैं, एक टीवी चैनल ने बाजवा से सवाल किया जी आपने इमरान खान को क्यों निकाला? उन्होंने कहा ये अगर इमरान खान रहता तो मुल्क तौबा नौजुबिल्लाह मुल्क नहीं रहना था, जब इमरान खान रहता या मुल्क रहता। तो बात यह है, इन्होंने ये अपने 4 साल की जरा कारकर्दगी ले तो देखे। ये मेरे भाई ने बात कही कि हमने लंगर खाने बनाए। भाई ये मुल्क लंगर खानों के लिए नहीं है, हम तो ज़कातें देकर शौकत खाना भी चलाते हैं, बेशुमार ऐसे हॉस्पिटल भी चलाते हैं। इमरान खान नियाजी साहब का कोई काम था? ये तो सारी जिंदगी इन्होंने इसका घर देख लें, शौकत खानम देख लें। मियां नवाज शरीफ साहब ने तो उस वक्त 50 करोड़ रुपया दिया था शौकत खानम को।
तो बात ये है कि ये मुल्क लंगर खानों के लिए नहीं है, ये मुल्क कारखानों के लिए है। मियां नवाज शरीफ साहब ने आप 2000 जब 18 में और तकरीबन 17 में ये एहतजाज कर रहे थे, उस वक्त तो 65 रुपए लीटर था पेट्रोल। उस वक्त भी ये डी चौक में इनका क्या होता था? भाई ये इनकी अपनी इमरान खान की हुकूमत हो तो सब ठीक है। इन्होंने जो ये आज महंगाई की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ, मैं शहबाज शरीफ साहब को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने तुर्की से, सऊदीया से, चाइना से जैसे भी पैसे लिए मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। ये जो मुल्क तौबा नौजुबिल्ला, ये जो मुल्क का जो हशर इन्होंने किया है, ये आज शहबाज शरीफ साहब की और इस टीम की वजह से मुल्क आखिरी दाने तो वापस आया है, आखिरी सीढ़ी तो वापस आया दिवालिया होने तो भाईजान आप अपनी जरा 4 साल की कारकर्दगी जरा मेहरबानी ये बता दें। और जो इमरान खान न्याजी साहब की और जवाब भी दे दे नवाज शरीफ साहब का जो 4 साल का है ना, चले ये तो काउंटर पॉइंट हो गए, आप जवाब भी दे दीजिए मिर्जा जावेद साहब। जी जी बताएं। जवाब भी दे दीजिए सवाल का, मैंने आपसे भारत वाला सवाल किया था जी। देखें जो इन्होंने, हम उस वक्त भी बात करते थे कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि इन्होंने जब भारत में कश्मीर में बहुत जबरदस्त तकरीर की और कहा जी 1 मिनट के लिए हम हर जुमे को होंगे, उस पर इन्होंने अमल किया। हम तो बार बार पहले कहते थे कि इन्होंने कश्मीर बेच दिया है। इन्होंने कश्मीर की जरा, इनके जो थे शाह महमूद कुरैशी साहब, आप जरा उनकी कुछ तकरीरें निकालें, क्या उन्होंने कश्मीर के लिए आवाज बुलंद की है? आज अगर ये गए तो इंशाल्लाह कोई ना कोई ज़ाहिर अच्छा हल निकालेंगे। हमारा मसाया मुल्क है, हम तो पहले भी उसके साथ जंग नहीं चाहते थे। जब वो इन्होंने वो छोड़ा है ईंधन को, तो हमने तो कहा था, कोई ऐसी बात नहीं की थी कि ठीक है जो हुकूमत का फैसला है होना चाहिए। हम जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं, लेकिन जो कश्मीर का इशू है उसमें कोई समझौता नहीं है। चल ठीक है जी, मैंने एक ब्रेक पे भी जाना है। फर्स्ट टाइम गए, इंशाल्लाह जो रिजल्ट आएगा आपके सामने होगा और अच्छा मुल्क के लिए रिजल्ट होगा। चलें जी, मैंने एक ब्रेक पे भी जाना है नाजरीन, एक ब्रेक पे जा रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड।